प्यारे मित्रों और प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हेमंत पाल घृत लहरे, सहायक प्राध्यापक हिंदी, प्रवर श्रेणी एवं प्रभारी प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय सनावल, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़, हिंदी की इस कक्षा में आपका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक निबंध। इस निबंध का शीर्षक है ग्राम सेवा। ग्राम सेवा निबंध के लेखक हैं आचार्य विनोबा भावे। ये निबंध हमारे छत्तीसगढ़ के बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी द्वितीय वर्ष के आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा के अंतर्गत शामिल है। आइए इस ग्राम सेवा निबंध को समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात यह है कि हम जहाँ भी रहते हैं, हमारे आसपास एक वातावरण होता है। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ गांव है, नगर हैं, जिले हैं, तहसील हैं, प्रदेश है, देश है। यानी हम जहाँ भी रहते हैं देश में, हम राष्ट्र के साथ रहते हैं और राष्ट्र की सेवा की भावना हमारे अंदर में होनी चाहिए। इसी राष्ट्र की सेवा की भावना को व्यक्त करता हुआ यह निबंध ग्राम सेवा। आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र में और 15 नवंबर 1982 को इनका दुखद निधन हुआ। आचार्य विनोबा भावे बचपन से ही एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के, खोजी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र जैसे विषयों में इनकी रुचि थी। इनके बचपन का नाम था विनायक। इनकी माँ इन्हें विन्या कह करके बुलाती थी। इनके के पिता का नाम था नरहरि भावे। इस तरह से इनका घर का नाम, वास्तविक नाम था विनायक नरहरि भावे। विनोबा शब्द महात्मा गांधी जी के द्वारा इनको दिया गया नाम है। जैसा कि महाराष्ट्र में एक प्रचलन है तुकोबा, विठोबा, उसी तर्ज पर महात्मा गांधी ने इनको विनोबा नाम दिया। विनोबा भावे को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली उनके भूदान आंदोलन से। विनोबा जी को भारत रत्न भी मिला है और वे भारत के राष्ट्रीय अध्यापक के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही इन्हें गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी माना जाता है। चाहे जिस भी दृष्टि से देखें, विनोबा भावे का व्यक्तित्व एक बड़े व्यक्तित्व के रूप में है, राष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में है। महात्मा गांधी जैसे विराट व्यक्तित्व के सामने आकर लगता है कि विनोबा जी के व्यक्तित्व का स्वतंत्र मूल्यांकन उस ढंग से नहीं हो पाया जिस ढंग से होना चाहिए। विनोबा जी एक संत, एक समाज सुधारक, एक दार्शनिक, एक कवि, साहित्यकार, अनेक रूपों में हमारे सामने आते हैं। उन्होंने कई रचनाएं भी लिखी हैं जिनमें गीता प्रवचन, संत प्रसाद, गीताई आदि प्रमुख हैं। इनको लगभग 20 भाषाओं का ज्ञान था। जब हम ग्राम सेवा निबंध की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे जहन में एक प्रश्न आता है कि ग्राम सेवा क्या है। ग्राम सेवा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ग्राम सेवा का अर्थ है ग्राम की सेवा। ग्राम में कौन है? जन है, लोग हैं, ग्रामीण हैं, जो इस देश के नागरिक हैं। इसलिए ग्राम सेवा का अर्थ हमें यह समझना चाहिए कि गांव और ग्रामीणों की सेवा के माध्यम से राष्ट्र की सेवा ही ग्राम सेवा है। निबंध में आचार्य विनोबा भावे कहते हैं कि देहात सच्ची सेवा का स्थान है। यदि हमारे अंदर देश प्रेम की भावना है, राष्ट्र की सेवा के लिए हम समर्पित होना चाहते हैं, तो हमें देहात में, गांव में चले जाना चाहिए और गांव में जाकर के हमें सेवा करनी चाहिए। कई लोग ऐसा मानते हैं कि गांव में तो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके बीच एक पढ़ा लिखा बौद्धिक व्यक्ति जाकर के
भला क्या कर पाएगा? वहाँ बुद्धि के विस्तार के लिए आकाश नहीं है, क्षेत्र नहीं है। लेकिन विनोबा भावे मानते हैं कि देहात में सेवा करने की बहुत ऊंची और गहरी संभावनाएं हैं। बहुत ऊंची और गहरी सेवा देहात में हो सकती है, जहां पर हम सेवा में, समर्पण में, त्याग में डूब सकते हैं। और वही सेवा एकाग्र होगी, वही सेवा असली होगी, वही सेवा उत्कृष्ट होगी। इसलिए वो कहते हैं कि देहात ही सच्ची सेवा का स्थान है। साथ ही देहात में सेवा करने क्यों जाना चाहिए? क्योंकि अंधेरों में यदि आप दीप जलाएंगे तो उसकी रोशनी का महत्व कुछ अलग होगा। उजाले में दीप जलाने का शायद उतना महत्व नहीं बन सकता। गांव को सेवा की जरूरत है, हमारे सहयोग की जरूरत है। इसलिए भी देहात को सच्ची सेवा का स्थान माना जा सकता है। विनोबा जी कहते हैं कि राष्ट्र को यदि समझना हो, किसी भी देश की राजनीति को समझना हो, किसी समाज के समाज शास्त्र को समझना हो, तो वह समस्त राजनीति, वह समस्त समाज शास्त्र हमको गांव में देखने को मिल सकता है। गांव में उन समस्याओं को हम छोटे स्तर पर भली भांति देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए हमें गांव की ओर जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र के सारे प्रश्न उन गांवों में हमको देखने को मिलते हैं। फिर ये कहते हैं कि गांव हमारे आधार हैं, गांव हमारी आत्मा है। गांधी जी का भी ये दर्शन है कि हमारी आत्मा गांव में बसती है। गांधीवाद से प्रभावित विनोबा जी ये कहते हैं कि गांव ही हमारे आधार है, वही हमारी आत्मा है। वहां पर आज भी ऐसी स्थितियां हैं कि लोग गरीब हों तो भी, उनके पास भोजन ना हो तो भी, वह अतिथि देवो भव कहते हुए अपने अतिथि को कभी भी भूखा नहीं भेजते। उनके लिए भोजन की व्यवस्था जरूर करते हैं। इतना वहाँ पर अतिथि के लिए सम्मान का भाव है। आज गांव की दौलत, गांव की शक्ति, गांव की बुद्धि गांव से बाहर जा रही है। जिस धन को, जिस बुद्धि को, जिस शक्ति को गांव के विकास में लगना चाहिए, वह गांव के विकास में नहीं लग पा रही है, बल्कि वह उस गांव से बाहर जा रही है। गांव में गेहूं है, सरसों है, अन्न है, दलहन है, तिलहन है, कोसा है, सब कुछ है। लेकिन बाहर का आदमी उसे ले आता है और उसका सामान बनाकर महंगे दामों में उसी गांव के लोगों को बेचता है। इसी तरह से हम देखें तो ये पाते हैं कि गांव में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्रतिभावान लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वो गांव को छोड़ करके शहरों की ओर चले जाते हैं। गांव में जो पैसे वाले लोग हैं, वो गांव को छोड़ करके शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। इस तरह से गांव का मानव संसाधन और गांव का भौतिक संसाधन दोनों ही गांव की उन्नति में योगदान नहीं दे पा रहे हैं। विनोबा जी कहते हैं कि इसे रोकना होगा। गांव के दौलत को, गांव की बुद्धि को, गांव की शक्ति को गांव में ही रोकना होगा। जैसे वहाँ हम सरसों है, सरसों से तेल घानी है तो तेल बना सकते हैं, गांव में तेल घानी है। कोसा है तो कोसे से वहाँ पर कपड़ा बुनने का काम हो सकता है, वहाँ पर कृषि का काम हो सकता है, वहाँ पर गौ सेवा का काम हो सकता है, पशुपालन का काम हो सकता है, बुनाई का काम हो सकता है। इस तरह से गांव में जो छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग हैं, जो पारंपरिक उद्योग हैं, उनको मदद करने की ज़रूरत है, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर गांव में हमें क्यों जाना चाहिए? क्योंकि जो देहात के लोग हैं, वास्तव में वही देश की मिट्टी से सच्चा प्रेम करते हैं। गांव के लोग अपनी मातृभूमि के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं, इस जमीन को प्रेम करते हैं, जमीन से उनको मोह होता है, वह जमीन से चिपके रहते हैं और इसलिए इस जमीन को अपनी माँ की तरह मानते हैं और इस मातृभूमि के लिए अपनी जान भी निछावर करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। उनके अंदर
इस मातृभूमि के प्रति जितना संकल्प, समर्पण, त्याग और उसके लिए अपनी बलिदान की जो भावना होती है वह अनूठी होती है। गांव का व्यक्ति अपने इस देश पर, अपनी मिट्टी पर मर मिटना चाहता है। फिर लेखक ये कहता है कि ग्राम दान और जय जगत के नारे से हम गांव का विकास कर सकते हैं। अर्थात विनोबा भावे यहाँ पर एक सूत्र देते हैं। वे कहते हैं कि ग्राम के विकास से ही राष्ट्र का विकास हो सकता है। राष्ट्र का विकास करने के लिए हमें सबसे पहले गांव का विकास करना होगा। इसलिए ग्राम दान के नारे के साथ साथ वो जय जगत का नारा भी देते हैं। अर्थात ग्राम सेवा ही राष्ट्र सेवा है, ग्राम सेवा ही विश्व सेवा है। और ग्राम की सेवा करके हम केवल एक गांव की या एक व्यक्ति की सेवा नहीं करते, बल्कि पूरी दुनिया की सेवा करते हैं। उनका कहना और ये मानना है कि हम किसी व्यक्ति की सेवा करेंगे तो वह उसके प्रति आसक्ति हो जाएगी। व्यक्ति की सेवा से ग्राम की सेवा नहीं हो सकती, लेकिन ग्राम की सेवा से व्यक्ति की सेवा हो सकती है। इसलिए यदि सेवा करनी है तो ग्राम की, राष्ट्र की सेवा करनी है, भक्ति समाज की करनी है। ये सूत्र वह इस निबंध में देते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि वो कहता है कि देहात ही सच्ची सेवा का स्थान है। फिर विनोबा भावे ये कहते हैं कि गांव में सेवा करने के लिए यदि हम जाना चाहते हैं तो हम गांव में किस तरह जाएं, और इसका उत्तर भी वो बहुत खूबसूरती के साथ देते हुए कहते हैं कि गांव में ग्रामीण होकर जाना चाहिए। विनोबा भावे ये मानते हैं कि शुरुआत में हमारा ध्यान गांव की तरफ गया ही नहीं। हमारा ध्यान लंदन की तरफ था, हमारा ध्यान अंग्रेज और अंग्रेजी सत्ता की तरफ था। फिर उसके बाद हमारा ध्यान आया शहरों में पढ़े लिखे जो सुशिक्षित लोग थे उनकी तरफ। शुरू से ये प्रयास किए जाते रहे कि शहर में रहने वाले जो सुशिक्षित लोग हैं उनमें देश प्रेम की भावना का विकास किया जाए। लेकिन जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन चला, उसी समय से लोगों का ध्यान गांव की ओर गया और लोगों ने ये माना कि गांव पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो इसलिए अब सेवा करने वाले जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो गांव की तरफ जा रहे हैं। लेकिन गांव की तरफ कैसे जा रहे हैं? एक तो पहले गांव की तरफ हमारी दृष्टि नहीं थी, और अब जब दृष्टि हुई तो भी लोग, शहर के लोग गांव में कैसे जाते हैं? वो शहरी ठाट बाट के साथ गांव में जाते हैं। और लेखक ये कहता है कि इसी कारण ग्राम सेवा करने वाले लोग ज्यादातर सफल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो अपने शहरी ठाट बाट को लेकर गांव जाते हैं। जो पाश्चात्य शिक्षा उन्होंने अर्जित की है, उस शिक्षा में उनको ग्रामीण लोगों से मिलने जुलने, उनके साथ उठने बैठने, उनके साथ एक होने की कोई शिक्षा उन्हें नहीं दी गई है। इसलिए वह एक सभ्य, सुशिक्षित, सुसंस्कृत, ठाट बाट वाले मनुष्य की तरह गांव में जाते हैं। गांव की जनता और यह शहर का आदमी, दोनों के बीच में एक लंबी दूरी बन जाती है। दोनों के विचार, दोनों के हृदय मिल नहीं पाते। इसलिए गांव में ग्रामीण होकर जाना चाहिए। गांव में किस तरह से जाना चाहिए, इसके लिए विनोबा भावे जी ने 3 बातें बताई हैं। पहली बात वो कहते हैं कि सुशिक्षितपन की आदतें छोड़कर जाना चाहिए। जो हम अपने आप को बहुत पढ़े लिखे, सभ्य, सुसंस्कृत, सुशिक्षित मानते हैं, अपनी इस सुशिक्षितपन की आदतों को छोड़ करके एक आम व्यक्ति बन करके, एक ग्रामीण व्यक्ति बन करके ग्रामीण व्यक्तियों की सेवा करने की मानसिकता के रूप में हमें वहाँ पर जाने की जरूरत है। दूसरी बात कहते हैं कि हम गांव में शिक्षा देने के उद्देश्य से जाते हैं।
हमें ऐसा लगता है कि ये बेचारे लोग ये कुछ जानते नहीं, हमें ही इनको कुछ बताना होगा, हमें ही इन्हें कुछ सिखाना होगा, ये अनपढ़ गंवार देहाती बेचारे, इन्हें कुछ नहीं आता। इस भावना के साथ हम जब गांव में जाते हैं तो हम उन्हें कुछ सिखा देना चाहते हैं, हम उन्हें कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। इस वृत्ति को त्याग करके हमें जाना चाहिए। गांव में बहुत कुछ है हमारे सीखने के लिए, वहां जा करके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम वहां कुछ सिखाने के भी उद्देश्य से जाएं, कुछ वहां सीखने के उद्देश्य से भी जाएं, केवल शिक्षा देने की भाव से ना जाएं। तीसरी बात उन्होंने कही है कि बहुत सारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो गांव में जाते हैं, लेकिन वह ग्रामीण लोगों को आदेश निर्देश देते हैं, खुद से कुछ नहीं करते। गांव में जाना है, सफाई करना है, वह गांव के आदमी को बुला के कहता है कि देखो यहाँ कचरा है, झाड़ू उठाओ, इसे साफ करो। नहीं, ये सही तरीका नहीं है। इसलिए हमारा तरीका क्या होना चाहिए कि खुद काम में लगना चाहिए, हमें खुद काम में लगना चाहिए। यदि आप गए हैं गांव और ग्राम सेवा करना है तो विनोबा भावे कहते हैं कि खुद काम करो। क्यों? क्योंकि भाषण का प्रभाव उतना नहीं होता जितना कि कार्य का होता है। आपके व्यक्तित्व का जितना प्रभाव पड़ेगा, आपके कर्म का जितना प्रभाव पड़ेगा, उतना आपकी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए गांव में जाकर के हम खुद पहल करें, श्रम करें, काम शुरू करें। ग्राम सेवा निबंध में तीसरी बात जो विनोबा जी करते हैं वह है ग्राम सेवा के लिए कुछ जरूरी बातें उन्होंने यहाँ पर बताई है। इन बातों का ध्यान रखने पर ही ग्राम सेवा का कार्यक्रम ठीक ढंग से संपादित हो सकता है। ग्राम सेवा के लिए कौन कौन सी जरूरी बातें हैं इसका जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि गांव का आदमी आपके विद्वता, आपके वक्तृत्व कला पर मोहित नहीं हो सकता। ये तो आपके उपार्जित गुण है, ये प्राथमिक गुण नहीं है। प्राथमिक गुण क्या है? आपका चरित्र बल। आपका चरित्र बल जितना मजबूत होगा, गांव का आदमी उतना ही आपकी तरफ आकर्षित होगा। उसे भाषण नहीं चाहिए, उसे एक मजबूत चरित्र व्यक्ति चाहिए। तो चरित्र बल आपका मजबूत हो, आपके चरित्र में कुछ ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए जो गांव के लोगों को आपकी तरफ आकर्षित कर सके। आपके चरित्र में सबसे पहली बात है कि आलस्य नहीं होना चाहिए। आपके चरित्र में, आपके व्यक्तित्व में श्रम की आदत झलकनी चाहिए, श्रम की आदत दिखनी चाहिए। दूसरी बात कि आपके व्यक्तित्व में डर या भय नहीं होना चाहिए। निडरता, निर्भयता, साहस का गुण आपके चरित्र में, व्यक्तित्व में होना चाहिए। फिर आपके व्यक्तित्व में सबके प्रति आदर, सम्मान और अपनेपन का भाव होना चाहिए। इस तरह के जो महत्वपूर्ण गुण हैं वो आपके व्यक्तित्व में होंगे, तब आपका चरित्र बल मजबूती से ग्रामीण जनता के सामने उभर कर आ पाएगा और तभी वह आपसे प्रभावित होगा। दूसरी बात वो कहते हैं कि आप जो भी काम करते हैं उसका पूरा हिसाब आप लिख करके रखें। हर क्षण का आपके पास हिसाब होना चाहिए। आप एक एक पल जो काम करते हैं उसका लेखा जोखा आपके पास होना चाहिए। आपकी इस आदत का भी एक अच्छा प्रभाव ग्राम के लोगों पर पड़ता है। तीसरी बात वो कहते हैं कि गांव के लोग भोले भाले, सीधे साधे होते हैं और इस तरह से कुछ अंधविश्वास और वहम के शिकार भी होते हैं। आपको ग्राम सेवा करते समय वहम, अंधविश्वास, रूढ़िवाद और ऐसे कुछ बुराइयों से बचने की जरूरत है जिनका वो शिकार हैं। जब आप इन बुराइयों से बचे रहेंगे तभी आप धीरे धीरे गांव के लोगों को भी इनसे बचा पाएंगे। विनोबा भावे कहते हैं कि गांव में सीखने के लिए बहुत कुछ है। ग्रामीण लोगों के पास बहुत सी अच्छी भावनाएं हैं, उनके पास बहुत कीमती भावनाएं हैं, अच्छे अच्छे गुण हैं। उनको उनसे सीखने का प्रयास करें, उनसे
ग्रहण करने की कोशिश करें ताकि आपके गुण उनके गुण से मिल सकें। इस तरह आपके बीच में दूरी कम होगी और आप ग्राम की सेवा कर पाएंगे। ग्राम सेवा के लिए दो बातें विनोबा भावे और कहते हैं, क्या? भाव और भजन। वो कहते हैं कि जिन लोगों की हम सेवा करना चाहते हैं वो ग्रामीण लोग हमारे लिए ईश्वर हैं, वो परमात्मा है, और इसलिए हमारे अंदर उनके प्रति भक्ति की लगन होना चाहिए। सेवा की अटूट भावना, समर्पित भावना हमारे अंदर होनी चाहिए कि जब हम उस व्यक्ति को देखें तो हमें उसके अंदर में परमात्मा दिखाई पड़नी चाहिए। राष्ट्र की सेवा करने हम निकले हैं, पूरा राष्ट्र एक मंदिर है। जिस गांव में हम गए हैं वह गांव एक मंदिर है। जिस तहसील को हमने चुना है वह तहसील के सारे गांव हमारे लिए तीर्थ हैं। वहाँ का एक एक व्यक्ति हमारे लिए परमात्मा है, खुदा है, ईश्वर है। और उनकी सेवा की भावना, उनकी सेवा करने की हमारे मन में जो भावना है वह पूजा के समान, भक्ति के समान, इबादत के समान पवित्र होना चाहिए। दूसरी बात यह कि भजन, भजन का अर्थ है कि उन लोगों से हमारा हृदय का तालमेल स्थापित हो जाना चाहिए। ग्रामीण लोगों के साथ हमारा हृदय का अंतर संबंध, हमारे हृदय का जुड़ाव हो जाना चाहिए। हमारे दिल आपस में मिल जाने चाहिए। हमारे और उनके बीच में कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। इस भक्ति भावना यानी सेवा भावना और इस भजन से यदि हम जाएंगे तभी हम वहाँ पर ग्राम की सेवा कर पाएंगे। ग्राम सेवा के लिए ये जरूरी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखने की जरूरत है। फिर विनोबा भावे जी ग्राम सेवा के लिए एक संगठनात्मक स्वरूप निर्मित करते हैं और एक नियम, एक अनुशासन बनाते हैं जिन्हें उन्होंने ग्राम सेवा का शास्त्र कहा है। ग्राम सेवा के शास्त्र के अंतर्गत वह कुछ नियम बनाते हैं उन लोगों के लिए जो कार्यकर्ता हैं, जो गांव में सेवा करने जाते हैं, उन्हें कैसे जाना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब की वह एक व्यवस्थित दिनचर्या, व्यवस्थित अनुशासन बना कर देते हैं और उसे वह कहते हैं कि यह ग्राम सेवा का शास्त्र है, ग्राम सेवा का नियम है, ग्राम सेवा का अनुशासन है। वो क्या कहते हैं? पहली चीज कहते हैं कि जितने भी लोग ग्राम सेवा करने के लिए जाते हैं वो अलग अलग टीम में, अलग अलग समूह में, अलग अलग गांव में जा करके ग्राम सेवा का काम करते हैं। उन सभी कार्यकर्ताओं को एक दूसरे के काम की पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अर्थात एक व्यक्ति जो आ गांव में गया है ग्राम सेवा के लिए, दूसरा व्यक्ति ब गांव में जो गया है ग्राम सेवा के लिए, उनको आपस में बातचीत के माध्यम से यह जानकारी एक दूसरे को बतलाने की जरूरत है कि उसके गांव में किस तरह से ग्राम सेवा हो रहा है और अपने गांव में किस तरह से वह ग्राम सेवा कर रहा है। अपने अपने काम की जानकारी एक दूसरे को देना होगा। दूसरी बात यहाँ पर विनोबा जी कहते हैं कि जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्हें प्रतिदिन आधा घंटा अपना रिपोर्ट लिखने में देना चाहिए। आधे घंटे का समय उनको अपने रिपोर्ट लिखने में देना चाहिए। प्रतिदिन उन्हें अपने दिन भर का किए गए काम का जो विवरण है उसे रिपोर्ट के रूप में लिखना चाहिए। और इनमें 6 बिंदु उन्होंने बतलाए। पहली चीज उन्होंने कहा कि जो आप रिपोर्ट तैयार करें उसमें विचार या चिंतन होना चाहिए। किसी भी ग्राम सेवा के लिए आपका क्या विचार है, ग्राम सेवा कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जाना चाहिए, यह विचार, आपका विचार उसमें आना चाहिए कि ग्राम सेवा कैसे किया जाए, ग्राम सेवा के काम को कैसे अंजाम दिया जाए। यह आपका मौलिक स्वतंत्र विचार और चिंतन उस रिपोर्ट में आना चाहिए। दूसरी चीज जो होनी चाहिए कि जब आपने एक विचार और चिंतन बना लिया और उस विचार और चिंतन का पालन करते हुए जब आप गांव में जाते हैं, सेवा का काम करते हैं,
तो आपको किस प्रकार के अनुभव होते हैं, यह बात आपको लिखनी है। ग्राम सेवा करते समय जो भी अनुभव आपको मिलता है वह भी उस रिपोर्ट में होना चाहिए। तीसरी बात, जब आप गांव में जाते हैं तो उस गांव में क्या है, वहाँ क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या समस्याएं हैं, क्या संभावनाएं हैं, उस गांव में क्या है, इसकी पूरी जानकारी, गांव की पूरी जानकारी आपके रिपोर्ट में होनी चाहिए। चौथी बात, जब व्यक्ति कोई काम करता है तो उसके मस्तिष्क में नए नए विचार, नए नए सूझ, नई नई कल्पनाएं आती हैं कि इस काम को तो इस ढंग से और बेहतर किया जा सकता है, यदि इस काम को हम ऐसा करें तो शायद और बेहतर हो सकता है। इस तरह से जो नए नए सुझाव, नई नई कल्पनाएं, जो नए नए विचार आए, उनको इस शीर्षक के अंतर्गत अपने रिपोर्ट में लिखने के लिए उन्होंने कहा है। पांचवा, उस ग्राम सेवा से जुड़ी हुई अन्य सर्वसाधारण बातें जो आपको उचित लगे उसे भी इसमें लिखना है। और छठवीं बात, खुद के बारे में आपने कौन सा कार्यक्रम बनाया और उस कार्यक्रम का पालन किया, आपका आत्म परीक्षण, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मविश्लेषण खुद के बारे में आपको रिपोर्ट में लिखना है। इन 6 बिंदुओं के तहत वो रिपोर्ट तैयार करने की बात कहते हैं। फिर ग्राम सेवा शास्त्र के अंतर्गत विनोबा भावे जी कहते हैं कि इस देश का जो सबसे बड़ा रोग है आज के समय में वह है आलस्य। आलस्य की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है और इसके कारण आने वाले समय में हम आर्थिक और शारीरिक, मानसिक सभी रूपों से बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि 8 घंटे कम से कम शारीरिक श्रम करने की जरूरत है। 8 घंटे का शारीरिक श्रम होना चाहिए। हमें एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण देश में तैयार करना है कि हर व्यक्ति श्रम करने के लिए लालायित हो। वह तभी हो सकता है जब उद्योग करने वाले, श्रम करने वाले व्यक्ति की उसे संगति प्राप्त हो। और यह संगति कौन देगा? जो कार्यकर्ता ग्राम सेवा के लिए गांव में जा रहे हैं, जब वह खुद श्रम करेंगे, इसकी प्रेरणा गांव के लोगों को मिलेगी। वो श्रम करने के लिए क्या सुझाव देते हैं? वो कहते हैं कि उद्योग होना चाहिए, श्रम होना चाहिए, श्रम निरंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज श्रम किए और कल नहीं किए, श्रम का काम निरंतर होना चाहिए। तीसरी बात यह कि श्रम हमारे जीवन में इस तरह से घुल मिल जाना चाहिए कि श्रम और हम अलग अलग ना रहें। वह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, वह हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन जाना चाहिए। फिर चौथी बात कि श्रम हमारे जीवन का आधार होना चाहिए, हमारी सारी व्यवस्था श्रम पर आधारित होनी चाहिए। पांचवी बात कि जिन आधारों पर, श्रम के अलावा जिन आधारों पर हमारा जीवन टिका हुआ है, उन सारे आधारों को त्याग देना होगा ताकि हमारा जीवन श्रम पर आधारित हो सके। छठवीं बात वो कहते हैं कि जो हम श्रम करेंगे, जो उद्योग करेंगे, वह व्यवस्थित होना चाहिए। व्यवस्थित श्रम पर वो जोर देते हैं। और सातवीं बात वो कहते हैं कि श्रम ऐसा होना चाहिए जिससे हमें सफलता प्राप्त हो सके, हमारी सफलता सुनिश्चित हो सके, सफलता सिद्ध हो सके। इस तरह से हमको श्रम करने की जरूरत है। ग्राम सेवा करने के लिए जो कार्यकर्ता गांव में गए हैं, उनके लिए अलग से घर और जमीन बनाने की जरूरत नहीं है। यदि गांव के लोगों को उस व्यक्ति के सेवा की जरूरत होगी तो वह उसे रहने का आश्रय ऐसे ही दे देंगे। वह व्यक्ति उस गांव में रहेगा, उसे खेती के लिए जमीन की भी जरूरत नहीं। वह दूसरों की खेतों पर मजदूरी का, खेती का काम कर सकता है। यदि उसे सूत बनाना आता है, कपड़ा बुनना आता है, तो वह बुनकर के रूप में वहां पर काम कर सकता है। इस तरह से उस गांव में जो भी संभावनाएं हैं रोजगार की, श्रम की, उत्पादन की, उन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए वहां पर श्रम का काम करना है। जो ग्राम सेवा करने वाले कार्यकर्ता हैं, बेहतर होगा कि वो परिवार सहित गांव में जाएं,
तो उनके लिए सहूलियत होगी। विनोबा जी कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद तो अपने आप को ग्राम सेवा में खपा देते हैं, अपने आप को ग्राम सेवा के लिए तैयार कर लेते हैं, लेकिन वे यह चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वह कहीं ग्रामीण ना हो जाएं। इसलिए वह अपने बच्चों को बड़े बड़े संस्थानों में, महंगे संस्थानों में शिक्षा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। यह एक ग्राम सेवा के क्षेत्र में बाधा साबित हो सकता है। तो उसके लिए विनोबा जी कहते हैं कि हमने शिक्षा के प्रति एक जो मानसिकता बना रखी है, उस सोच को बदलने की जरूरत है। बाहर में बड़े संस्थानों में, महंगे संस्थानों में उसे किताबी ज्ञान तो मिल सकता है, लेकिन उसके आदर्श चरित्र का निर्माण एक जीवन की पाठशाला में ही हो सकता है, और उसके लिए सबसे अच्छा स्थान है गांव। इस तरह से विनोबा जी कहते हैं कि जो ग्राम सेवा करने वाले लोग हैं उनको ग्रामीण बन करके गांव में जाना होगा, परिवार सहित जाना होगा, और वहाँ जो भी श्रम के अवसर हैं उन अवसरों को उपयोग करके अपने लिए वहाँ जो आजीविका मिल सकती है उस आजीविका को खुद को कमाना होगा, और वहाँ पर अपने परिवार और अपने बच्चों के शिक्षा दीक्षा का भी प्रबंध करना होगा। ऐसी स्थिति में बच्चा जीवन की शिक्षा को बेहतर ढंग से प्राप्त कर पाएगा। ग्राम सेवा के शास्त्र के अंतर्गत विनोबा भावे जी कहते हैं कि काम को 2 भागों में बांट लेना चाहिए। पहली बात यह कि किसी भी तहसील को हम जब चिन्हांकित करते हैं तो उसके कुछ गांव काम करने के लिए हमें अलग से निर्धारित करना चाहिए, और उन 5-6 गांवों में एक एक गांव में जा करके हमें स्वराज के समग्र विकास का काम करना चाहिए। उन गांवों को एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना चाहिए, ताकि दूसरे गांवों के लिए वह गांव एक मॉडल के रूप में, एक आदर्श प्रेरणा के रूप में उभर करके सामने आ सके। दूसरी ओर उस गांव के आसपास के जितने गांव हैं वहां पर हमें निरंतर भ्रमण करने की जरूरत है। विनोबा भावे जी ने उसे प्रदक्षिणा कहा है। ईश्वर के मूर्ति के चारों तरफ जो हम फेरे लेते हैं उसे प्रदक्षिणा कहा जाता है। विनोबा भावे जी कहते हैं कि जिस गांव को हमने चुना, जिस गांव में हम काम कर रहे हैं, वह तो गांव भगवान का मंदिर है। उसके आसपास हम जिन गांवों में भ्रमण करेंगे उसमें इस भाव से भ्रमण करेंगे कि जैसे हम तीर्थ यात्रा का भ्रमण कर रहे हों। इस तरह से आस पड़ोस के गांवों में निरंतर हमें घूमते रहने की जरूरत है। इससे क्या होगा कि जिस गांव में हम काम कर रहे हैं उस गांव की जानकारी दूसरे गांवों को होगी, उनके अंदर जागरूकता का विकास होगा, दूसरे गांव में एक माहौल, एक वातावरण बनेगा, और उस वातावरण के कारण जिस गांव को हमने चिन्हित किया है वहां काम करना और भी आसान हो जाएगा। और जिस गांव का हम समग्र विकास कर रहे हैं उसका संदेश जब दूसरे गांव में जाएगा तो वे गांव भी विकास के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो सकेंगे। इस तरह से उन्होंने इस काम को करने के 2 भाग बनाए कि एक तो चिन्हित गांव में स्वराज के समग्र विकास की बात उन्होंने कही, और दूसरी बात आसपास के गांव में निरंतर घूम घूम कर एक वातावरण निर्माण की भी बात उन्होंने कही। फिर कार्यकर्ताओं को वो 2 भागों में बांटते हैं। उनका कहना है कि सारे कार्यकर्ता या तो घूमते हैं तो घूमते ही रहते हैं, और जब थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, या तो कुछ लोग बैठ जाते हैं तो बैठे ही रहते हैं, वो दूसरे गांव में भ्रमण के लिए जाते ही नहीं है। इस कारण हमारा ग्राम विकास का जो कार्य है वह पूरी तरह से संतुलित और सफल नहीं हो पाता। इसलिए वो कहते हैं कि कुछ जो कार्यकर्ता हैं उनको स्थिर रहकर कार्यालय में, उन ग्रामों में काम करना होगा, और कुछ कार्यकर्ताओं को आसपास के गांवों में निरंतर घूमते रहना होगा। जब कुछ समय बीत जाए उसके बाद जो कार्यकर्ता कार्यालय में बैठ करके स्थिर रूप से काम कर रहा है वह भ्रमण पर निकल जाएगा, और जो भ्रमण पर निकला हुआ कार्यकर्ता है वह कार्यालय में बैठ करके स्थिर रूप से काम करेगा। इस तरह से वह
एक अल्टरनेट प्रणाली यहाँ पर कार्यकर्ताओं के लिए देते हैं कि कुछ समय तक एक व्यक्ति स्थिर रह करके काम करेगा, तब तक दूसरा भ्रमण कर काम करेगा। जब स्थिर व्यक्ति भ्रमण पर निकलेगा तो जो भ्रमण पर निकला है वह व्यक्ति स्थिर रूप से काम करेगा। इस तरह से जो कार्य होगा वह संतुलित होगा, उस व्यक्ति का, उस गांव का, उस तहसील या क्षेत्र का जो काम होगा वह संतुलित रूप में होगा। एक बात यहाँ पर वो और कहते हैं कि गांव में काम करने वाले लोग किसी केंद्रीय कार्यालय को, एक सेंट्रल बॉडी को हर बात का रिपोर्ट देते रहेंगे और इस बात की कोशिश बराबर की जाएगी कि जो गांव में काम कर रहे हैं वे कार्यकर्ता, वे लोग अलग थलग न पड़ जाएं, निरंतर उनसे संपर्क बना रहे, उनके सुझाव निरंतर लिए जाते रहें। इस तरह से एक संगठनात्मक स्वरूप की वो बात करते हैं। अंतिम में वो कहते हैं कि जो ग्राम सेवा का काम है वह स्वावलंबन के आधार पर टिका होना चाहिए। कोई सरकारी संस्था हमें मदद करना चाहे तो हमें मदद नहीं लेना है, इससे हमारा तेज कम हो जाएगा। यहाँ तक कि विनोबा भावे यह भी कहते हैं कि यदि हमारे पिता भी इस कार्य में सहयोग करना चाहें तो हमें उनसे सहयोग लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाहर के व्यक्ति आकर के ग्राम का उद्धार नहीं कर सकता, गांव को ही यह काम करना होगा। विनोबा भावे कहते हैं कि गांव को खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है। गांव में जो संसाधन है, जो भौतिक संसाधन है, जो मानव संसाधन है, उन्हीं संसाधनों के आधार पर हमको गांवों को खड़ा करना है। किसी के दया, कृपा, सहानुभूति पर गांव को खड़ा नहीं करना है। गांव को अपने बलबूते पर, वहाँ चरखा, करघा, राहट, तेलघानी, कृषि, पशुपालन, बुनाई, जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग करते हुए गांव को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। गांव और ग्रामीण जन जब आत्मनिर्भर होंगे तब राष्ट्र भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। इस तरह से स्वावलंबन ग्राम विकास का, ग्राम सेवा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु साबित हो सकता है। इस निबंध को जब हम विश्लेषण की दृष्टि से देखते हैं, भाव सौंदर्य और कलात्मक सौंदर्य दो बिंदुओं के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि इस निबंध में प्रारंभ से लेकर अंत तक जो मूल भाव प्रवाहित हो रही है वह है राष्ट्र प्रेम की। विनोबा जी के हृदय से देश प्रेम की जो धारा निकल रही है उस धारा से ये पूरा का पूरा निबंध सिंचित है और यह राष्ट्र प्रेम की भावना अप्रत्यक्ष रूप से पूरे निबंध में ग्राम प्रेम के रूप में या ग्रामीण जन के प्रति प्रेम के रूप में हमको दिखाई पड़ती है। इस राष्ट्र प्रेम की भावना को हम यहाँ पर राष्ट्र धर्म और राष्ट्र सेवा के रूप में परिवर्तित होते हुए देखते हैं। साथ ही यह राष्ट्र प्रेम उनका ग्राम सेवा में बदल जाता है। ग्राम सेवा को उन्होंने राष्ट्र सेवा की एक प्राथमिक इकाई के रूप में माना है। ग्राम सेवा ही सच्ची सेवा है, सच्ची राष्ट्र सेवा है। इस तरह से उन्होंने ग्राम सेवा को मूल इकाई माना है राष्ट्र सेवा की। तीसरी बात हम देखते हैं इस निबंध में कि ग्राम सेवा करने के लिए उन्होंने एक कार्य योजना, एक मॉडल हमारे सामने रखा है जिसके आधार पर गांव की सेवा क्यों होनी चाहिए, कैसे की जा सकती है, ग्राम सेवा के लिए कौन सी बातें जरूरी है, कौन सा अनुशासन जरूरी है, कैसी व्यवस्था, कैसे नियम होने चाहिए, इन सारी चीज़ों को उन्होंने एक मॉडल के रूप में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया है। ग्राम सेवा का कार्य योजना का एक मॉडल भी हमको इस निबंध में देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं कि इस निबंध में आचार्य विनोबा भावे श्रम पर बहुत जोर देते हैं, चाहे वह सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वह ग्रामीण जन हो। उनका कहना है कि श्रम पर आधारित होना चाहिए हमारा जीवन। श्रम का महत्व पूरे निबंध में हमको देखने को मिलता है। इस निबंध में निस्वार्थ सेवा और समर्पण की भावना भी दिखाई पड़ती है। जब तक हम निस्वार्थ ढंग से
त्याग की भावना से अपने गांव और ग्रामीण लोगों के पास नहीं जाएंगे, हम सेवा नहीं कर सकते। साहब बनकर हम उनकी सेवा बिल्कुल नहीं कर सकते। सेवक बनकर हमें गांव में जाने की जरूरत है। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस निबंध में हमको देखने को मिलती है वह है स्वावलंबन की। गांव में खेती है, गाय है, चरखा, करघा, रहट क्या नहीं है, बहुत सारे संसाधन हैं। गांव को उन्हीं संसाधनों के आधार पर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जोर दिया गया है। फिर हम देखते हैं कि ये जो निबंध है वह चरित्र निर्माण पर बल देता है, चाहे वह समाज सेवा करने वाले लोग हों, चाहे ग्रामीण लोग हों। विनोबा जी कहते हैं कि चरित्र बल के आधार पर ही हम ग्राम विकास कर सकते हैं, ग्राम सेवा कर सकते हैं। गांव के लोग हमारे अच्छे गुणों को देख करके हमारी ओर आकर्षित होते हैं। तो समाज सुधार के पहले आत्म सुधार जरूरी है। अपने चरित्र का निर्माण पहले करें ताकि हम गांव की सेवा कर सकें। यह निबंध विश्व कल्याण के भाव को लिए हुए है। विनोबा जी ग्राम सेवा की जब बात करते हैं तो वह ग्राम सेवा किसी एक गांव तक सीमित नहीं है। ग्राम सेवा को तो उन्होंने इकाई माना है। ग्राम सेवा के माध्यम से वह राष्ट्र सेवा की बात करते हैं, मानव सेवा की बात करते हैं और विश्व सेवा की बात करते हैं। ग्राम दान का नारा उनका जय जगत तक चला जाता है और पूरे निबंध में वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमको देखने को मिलती है। इसी तरह से इस निबंध में जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देखने को मिलती है वह है स्थानीयता बोध, स्थानीयता का विकास। आज हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे गांव के उत्पादन को लेकर के अपने मिलों में उसे तैयार करती हैं और कई गुना अधिक दामों में हमें बेचती हैं। जैसे वह हमसे 10-12 रुपए किलो में गेहूं खरीदती हैं और आटा बना करके 35 रुपए किलो में पुनः हमें बेचती हैं। इसका लाभ न तो किसान को होता है न तो उसके उपभोक्ता को होता है। पूरा का पूरा लाभ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को चला जाता है। इस तरह से आज हम बाजारवाद और उत्तर आधुनिकता के युग में ग्लोबल समस्याओं से बचने के लिए जिस तरह लोकल और ग्लोकल की अवधारणा को स्वीकार करते हैं, बहुत पहले ही अपने निबंध में विनोबा भावे जी ने इस स्थानीयता बोध को समझाने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि हमको गौ सेवा को, तेल घानी को, खेती को मदद करने की जरूरत है। इस तरह से हम देखते हैं कि यह निबंध स्थानीय संसाधनों को बढ़ाने की और उसके आधार पर गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमें प्रेरित करता है। निबंध के कलात्मक सौंदर्य की तरफ देखें तो हम ये पाते हैं कि विनोबा भावे विभिन्न भाषाओं के जानकार होने के बावजूद भी कहीं पर अपने पांडित्य का कोई प्रदर्शन नहीं करते। उनके व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा भी बिल्कुल सरल, सहज, प्रवाहमयी है और तत्सम शब्दों की बहुलता होते हुए भी आसानी से समझ में आने वाली हैं। उन्होंने अंग्रेजी के शब्दों से भी परहेज नहीं किया है। हालांकि उनके इस निबंध में लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग नहीं है और अभिधा में ही सारी बातें कही गई हैं। व्यंजना और लक्षणा का उन्होंने कहीं उपयोग नहीं किया है। ये एक संक्षिप्त निबंध है और बड़ी रोचक शैली में लिखा गया है। विनोबा जी के अंतर से जो राष्ट्र प्रेम की धारा ग्राम सेवा के रूप में निकली है, वह भावों की प्रवाहमयी धारा इस निबंध में प्रारंभ से अंत तक प्रवाहित होती है। हालांकि यह एक विचारात्मक निबंध है क्योंकि इसमें एक नई चिंतन, नई विचारधारा, कुछ नए तथ्य, नए सुझाव वो हमको देते हैं। फिर भी निबंध का जो कलेवर है वह भावात्मक जैसा प्रतीत होता है क्योंकि वह भाव से भरा हुआ एक विचारात्मक निबंध है। आज के समय में भी हमें यह प्रेरणा देता है। यह निबंध हमें सोचने पर विवश करता है और आज के इस उत्तर आधुनिकता और बाजारवाद के युग में हमको रास्ता दिखाने के लिए
एक मील के पत्थर की तरह काम आता है, यह आज भी प्रासंगिक है।